प्यारे बच्चों दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों मैथ के 13 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि 13 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम पूछे हुए हैं। अगर आप रेलवे से रिलेटेड ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, आरपीएफ की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी समझेंगे, साथ साथ ट्रिक भी जानेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन का कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3 संबंधित तो संबंध 1 का है। कह रहे यदि उनका आयतन 3072 घन मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है। यानी कि एल बी एच का जो अनुपात दिया हुआ है लंबाई चौड़ा ऊंचाई का, वो कह रहा है कि 3 संबंधे 2 संबंधे 1 का है। इतना यहाँ से पता चल गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है, यानी कि ये एक क्या है? घनाभ है। क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, अगर बराबर होती तो वह एक घन होता। और घनाभ का आयतन जानते हैं आप कि एल बी एच होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और यही एल बी एच बराबर दिया हुआ है 3072 घन मीटर। अब हम कैसे एल बी एच की वैल्यू निकालेंगे? क्या करेंगे? जब देखिए दोस्तों आपको पता है कि रेशियो में अगर दिया हुआ है तो एक कांस्टेंट को किसी में एक में गुणा कर दीजिए, या एचसीएफ समझिए या कांस्टेंट समझिए। तो मैं कह रहा हूँ कि 3 में x का गुणा करें, तो सब में करेंगे 3 में भी x का गुणा करेंगे, यानी कि l की वैल्यू 3x हो जाएगी। और b वाला 2 है तो 2x हो जाएगी, और 1 का x में गुणा करेंगे x ही रहेगा। तो ये क्या होगी? लंबाई चौड़ा ऊंचाई का मान आ गया। अब यहाँ पर एल बी एच यानी तीनों का गुणा करना है तो तीनों का गुणा कर दीजिए। 3 के 6 करने 6, यानी कि अंक का गुणा करने पर 6 आया। और यहाँ पर जो है इसका गुणा कर दीजिए तो x 3x है तो x क्यूब हो जाएगा। 6x क्यूब आ चुका है एल बी एच की वैल्यू। यहाँ पर कोई दिक्कत? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। और यही दिया हुआ 3072 के हमें x का मान निकालना है। तो पहले हम 6 से इसको काट देते हैं। आप कहेंगे 6 5 30, 6 करने 6 6 दूना 12, यानी कि 512 आ गया। और इसी का हमें क्यूब रूट निकाल लेना है। और सभी को पता है कि 512 का क्यूब रूट होता है 8 आ गया। क्या पूछा है? इसकी चौड़ाई क्या होगी, यानी बीच वाली चौड़ाई है तो b की वैल्यू पूछ रहा है। b का मान हमारा क्या है? 2x है। बस यहाँ पर क्या करेंगे? x की वैल्यू 8 है तो 2x बराबर 8 दूना के 16 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिसकी भी वैल्यू पूछे निकाल सकते हैं। अगर लंबाई पूछता तो 3x कर देते, और ऊंचाई पूछता तो x कर देते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार के परिमाप के बराबर है। क्या है? बराबर है। क्या? परिमाप इन दोनों का। अब आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कि परिमाप इनका कितना होता है। देखिए वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है उसकी परिधि 2πr, ठीक है। और जो इसका वर्ग का होता है, मान लीजिए एक भुजा इसकी a है तो चारों भुजाओं का योग यानी 4a हो जाएगा। अब कितना रहने जी आगे कह रहा है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये कह रहा है परिमाप बराबर है। यहाँ पर परिमाप बराबर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे? देखिए आपको पता है पहले किसका कह रहा है? इनके क्षेत्रफल यानी वृत्ताकार का और बटे में वर्ग का। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि πr² होता है, ठीक है। बटे में क्या कह रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा अगर a माने तो a² हो जाएगा। हम दोनों को एक जैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकाले थे यहाँ से हम a बराबर निकाल लेते हैं। तो 2 से ये काटेंगे 2 बार, यानी πr/2 आएगा यहाँ से पक्षांतर करके। अब वही वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो πr² बटे में यहाँ पर क्या है? πr स्क्वायर दोनों तरफ का करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उठा करके डायरेक्ट रख दीजिए। चलिए πr² हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा तो ऊपर 4 को हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैं काम कर रहा हूँ। r² से r² कट जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, यानी 4/π। पाई का मान भी 22 बटे में 7 रख दूंगा तो 22 तो नीचे ही रह जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये 7 चौको 28 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 14 बटे में 11, यानी कि जो आ गया 14 संबंध 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण इतना तथा इतना बराबर 0 का कोई समाधान नहीं तो k का मान क्या होगा। ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए कोई समाधान नहीं होगा, ये कौन सी कंडीशन लगेगी? यहाँ पर कंडीशन लगेगी a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2। क्लियर है? तो k का मान पूछ रहा है तो हमें इन्हीं से ही वैल्यू निकालनी है k की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू c है तो इसको हमें लेना ही नहीं है। तो a1 a2 b1 b2 का मान बस निकाल लीजिए। तो सिंपल जो सूत्र होता है ax + by + c बराबर 0, इसी से कंपेयर कर दीजिए। इस वाले पहले समीकरण में a1 b1 c1 मान लेते हैं, दूसरे वाले में a2 b2 c2 मान लेते हैं। तो पहले वाले समीकरण में अगर देखें तो एक ही जगह पर क्या है? कंपेयर करेंगे तो कहेंगे कि एक ही जगह आपकी 20 है तो ये a1 मानेंगे, a1 20।
और A2 कैसे निकालेंगे, दूसरे समीकरण में देखिए x के गुणांक के रूप में 50 है तो A2 50 हो जाएगा। इसी तरीके से B1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर y गुणा के रूप में पहले समीकरण में देखिए 5 है तो 5 हो जाएगा। इसी तरीके से B2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -k है तो -k लेंगे, ठीक है, क्या है -k है, देखिए दूसरे वाले समीकरण में। अब बस मान रख दीजिए, तो आपका A1 क्या है 20 है, A2 क्या है 50 है, B1 क्या है 5 है, B2 क्या है -k है। वैल्यू तो हर हाल में -k में आएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 50 25 यानी कि -k बराबर 25/2 यानी कि 12.5, k बराबर -12.5 हो जाएगा। ये आपका आंसर, देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + 1/a बराबर -6 तो a³ + 1/a³ का मान बताइए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप अलजेब्रा मेथड से जो मेथड होता है सही तरीके से उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगी, हमें वैसे सॉल्व नहीं करना है। इसका सिंपल सा एक सूत्र होता है, जब भी इस रूप में दिया हो यानी 1 पावर के रूप में दिया हुआ हो और 3 पावर के रूप में पूछे, जैसे यहाँ पर भी प्लस हो यहाँ पर भी प्लस हो, तो उस कंडीशन में हम सूत्र लगाएंगे n³ - 3n। अब n क्या है, n की वैल्यू जो दी रहेगी a + 1/a बराबर क्या दिया हुआ -6 दिया हुआ, तो n की वैल्यू यही आपकी हो जाएगी -6। बस मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो -6 का क्यूब करेंगे तो आप कहेंगे कि -3 घात है तो माइनस ही रह जाएगा, 216 हो जाएगा। -3n का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 के 18 हो जाएगा, घटाएंगे -198 आ जाएगा। ये आपका आंसर। देखिए कैसे सेकेंड में सॉल्व हुआ है। अगर प्रैक्टिस रहेगी तो सिर्फ देख करके ही सोल्व कर लेंगे, को कलम चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए ₹2400 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा, यानी अमाउंट पूछ रहा है दोस्तों। प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या है 2400 है, रेट दिया हुआ, रेट कितना है 5%। इसी से ही तो हमारा काम चलेगा, रेट से ही सारा मैटर अभी हल हो जाएगा। अब यहाँ पर 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे कि 1/20 हो जाएगा, होगा कि नहीं, हाँ या ना। 5/100 होगा, प्रतिशत खत्म करेंगे तो काटेंगे 1/20 आएगा। इस रेट कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है कि जो नीचे 20 है ये मूलधन है और मूलधन पर ₹1 ब्याज, ₹1 ब्याज, यानी कहने का मतलब है कि मिश्र धन आपका 21 हो जाएगा और मूलधन 20। इसके कहने का मतलब है, इसी का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए कैसे सॉल्व होता है सेकेंडों में। अब यहाँ पर जो मूलधन दिया है हम उसे लिख लेंगे 2400। हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट पूछ रहा है। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक ट्रिक ऐसी है दोस्तों जो कहीं कहीं काम करती है, कहीं कहीं नहीं काम करती, उसको ट्रिक को अप्लाई करना बेवकूफ़ी है। मैं यही कहूँगा, कहीं काम करेगी नहीं करे कंफ्यूज में आप पड़ जाएंगे। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल ट्रिक है, सब में काम करेगी। हाँ, इसमें अगर अमाउंट पूछेगा, जैसे इसमें अमाउंट पूछ रहा है तो ये ट्रिक लगाएंगे। अगर अमाउंट दे करके प्रिंसिपल पूछेगा तो उसमें सब इसमें एक चीज पलट देना है। क्या करना है अभी मैं बता रहा हूँ। तो गुणा करना है, 2400 गुणा जो आपने 21/20 निकाला यहाँ पर लिख देंगे। जय साल कहेगा, 2 वर्ष कह रहा है तो दो बार लिखेंगे, 3 वर्ष कहेगा तो 3 बार लिखेंगे, जय वर्ष कहेगा इसको हम गुणे के रूप में उतनी बार लिख देंगे। 2 0 से 2 0, 4 से काटेंगे 6 बार, ये आपका हो जाएगा 441, यानी इसमें 441 का गुणा कर दीजिए, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, 6 करने 6, 6 चौक को 24, 6 चौक को 24, 26 26 46, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ, अगर अमाउंट दे करके प्रिंसिपल पूछेगा तो ये 21/20 की जगह पलट देंगे, यानी 20/21 कर देंगे। बाकी जय वर्ष की बात करेगा तय वर्ष का गुणा करके इसमें 100 बार लिखेंगे। क्लियर होगी बात, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल देकर के अमाउंट पूछे तो सीधे सीधे, अगर दोस्तों अमाउंट देकर के प्रिंसिपल पूछे तो सिर्फ इसी को हमें क्या करना है, पलट देना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। कह रहा है कि समान आकार के 4 बर्तन दूध पानी के मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तन में दूध की मात्रा 80%, 75%, 60%, 50% है। कह रहा है यदि सभी चारों मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी दूध का अनुपात क्या होगा। देखिए हर वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, आप कहेंगे 100% होती है। तो 100% में पहले बर्तन में क्या कह रहा है, दूध की मात्रा W1 कितना दिया हुआ 80%। तो अब इस 100 में से 80 अगर निकाल दे तो बचा कितना, आप कहेंगे 20%। तो ये क्या हो जाएगी, दूध और पानी की मात्रा पूछ रहा है तो ये किसकी मात्रा, दूध की ना, तो मिल्क लिखेंगे M1। ठीक है, तो यहाँ पर पानी की मात्रा क्या हो जाएगी W1, निकालते जाए। इसी तरीके से दूसरे बर्तन में 75% क्या कह रहा है, मिल्क की मात्रा है, तो इसको M2 कर देंगे। M2 बराबर 75%, 100 में से घटाएंगे तो बचेगा क्या, आप कहेंगे कि वही आपका क्या हो जाएगा, W2 का मान हो जाएगा 25%। इसी तरीके से सेम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, M3 बराबर 60%, तो W3 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि इसमें से घटा दीजिए 40%। इसी तरीके से W4 और W5 50 है तो दोनों 50-50 मान लेते हैं। अब कह रहा है इन सभी को मिला देते हैं।
तो पहले हम क्या करेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M, पहले किसकी मात्रा पूछ रहा है ये बताइए, रेशियो में देखिए कह रहा है यदि सभी चारों मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, यानी कि पानी का मतलब W रेशियो मिल्क, पहले W रहेगा बाद में मिल्क रहेगा, क्योंकि वो कह रहा है पानी और दूध, पहले पानी कह रहा है तो पहले पानी रखेंगे बाद में दूध रखेंगे, ये अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर W की जगह जैसे W1 आपने निकाला, W2 निकाला, W3 निकाला, सबको जोड़ देंगे। इसी तरीके से मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया जाए, ठीक है, वही सही रहेगा। तो W1 20 है, 20 में आप क्या जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, फिर 45 में 40 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अभी एक 50 वाला बाकी है, W4 वाला, मैं 50 लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। W4 50, तो 50 से 50 कितना हो जाएगा, 135%, ठीक है। अब मिल्क वाला निकाल लेते हैं। तो मिल्क पहले 80 है तो 80, उसके बाद 75, 80 में 75 तो 8 7 15, 155, 155 में 165, और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या आपका 8 7 15, 155, और 155 में अगर हमने 60 जोड़ा तो दोस्तों 215 ना होगा, 215, और यहाँ पर M4 इसमें क्या है, 50% है, ठीक है। M4 50% है तो यहाँ पर 15 हो चुका था, 265, कितना आया, 265%। सभी को हमने ये कह रहा है कि मिश्रण को मिला दिया जाए, चारों मिश्रण को, तो अलग अलग मैंने दोनों का क्या निकाल दिया, प्रतिशत निकाल दिया कंबाइन करने के बाद। अब यहाँ पर हमें काट देना है, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म कर दीजिए, और यहाँ पर 265 13 5 से काटिए, 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10, 5 7 35, और यहाँ पर 50 25 5 3 15, 27 संबंधित 53, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतना तामझाम भी नहीं करने की जरूरत थी, इसको तो अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे। 80 70 60 55 50 को ये सबको जोड़ लेते और उसके बाद 100 में से घटा करके W वाला निकाल के जोड़ लेते और रेशियो में कन्वर्ट कर देते। इस ट्रिक से भी निकाल सकते थे। बस इतना मैं इसलिए ये सारी चीज़ें दिखाया हूँ कि जो नए बच्चे होंगे वो कन्फ्यूज में ना पड़ जाए, सारी चीज़ें इसलिए करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। कह रहा है कि राजेश को टाइम लग रही है 4 डेज, ठीक है। तो राजेश का टोटल वर्क हम देखिए, वर्क जब भी दिन दिया रहे और उसके द्वारा किया गया वर्क निकालना रहे एक दिन का, तो बस इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, 1/4 कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से कौन है, महेश दूसरा है। महेश का अगर हम निकालेंगे तो 3 दिन में वो काम पूरा कर रहा है, तो एक दिन का काम निकालना रहे तो क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे। अब हम दोनों का निकाल लेते हैं रेशियो, वो राजेश और महेश का। तो आप कहेंगे कि 1/4, 1/3। यहाँ पर जो है नीचे का खत्म कर देते हैं, यानी भिन्न को खत्म करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 संबंधित 4। आपको वैसे भी देखिए एक अनुमान लगा लेना है कि जो बंदा ज़्यादा दिन लेगा वो काम क्या करेगा, कम करेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो राजेश है, कहाँ गया राजेश, यहाँ पर राजेश 4 दिन समय ले रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। इसकी क्षमता क्या होगी, राजेश की कम होगी, यानी इसकी क्षमता हमने 3 निकाल दी वर्क। और यहाँ पर अगर महेश क्या कर रहा है, 3 दिन ले रहा है, तो यानी ये ताकतवर होगा, तो तभी 3 दिन न ले रहा है। बस यहाँ पर अगर सपोज कीजिए एक दिन में बंदे 100 रुपया कमा रहे हैं, क्या एक दिन में 100 रुपया कमा रहे हैं, तो आगे क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आगे का काम करें। करिए यदि वे दोनों मिलकर के कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर के 350 रुपया भुगतान प्राप्त, यानी 350 रुपया दोनों मिलाकर के प्राप्त करते हैं, तो राजेश का हिस्सा कितना होगा। कह रहा कि राजेश और महेश दोनों मिलकर के 350 रुपया प्राप्त कर रहे हैं, तो मान लेते कि एक दिन में वो 100 रुपया कमा रहे हैं, एक दिन काम कर रहे हैं तो 100 रुपया कमा रहे हैं। तो ये बंदा तीन वर्क कर रहा है, ऐसे सोचिए 3 वर्क कर रहा है, तो इसकी कमाई कितनी हो जाएगी राजेश की, आप कहेंगे कि 3x हो जाएगी। प्लस इसी तरीके से 4 कार्य कर रहा है तो इसकी कमाई कितनी हो जाएगी, 4x, तो ये बराबर 350 हो जाएगा। 7x बराबर 350, तो x बराबर 7 से काट दीजिए, 7 5 35 50। किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, राजेश का। तो राजेश के नीचे क्या है, 3 है, यानी 3x है, तो 3x x की वैल्यू रख दीजिए, तो आप कहेंगे कि 50 है, तो 5 3 15 150 हो जाएगा। राजेश का कितना हो जाएगा, 150। इसी तरीके से अगर इसका निकालना था तो 4x यानी 200 हो जाता है, 200 150 मिला के हो गया, कुल मिला करके कितना दोस्तों, 350। चलिए यहाँ पर देखिए कहाँ 150 है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भिन्न के लघुत्तम LCM की गणना अंश के रूप में की जाती है। यहाँ पर पूरा सूत्र ही दे दिया है। देखिए जब भिन्न का LCM पूछे या HCF पूछे तो LCM में होता है अंशों का LCM बटे में हरों का HCF। अगर HCF पूछे तो ऊपर HCF हो जाएगा, नीचे LCM हो जाएगा, वही कन्वर्ट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है किसका, भिन्न का। और भिन्न जो दिया हुआ 5/6, 6/5, 3/2, कितना दिया हुआ, 5/6, 6/5 और 3/2 दिया हुआ। ये कह रहा है कि इसका LCM क्या होगा। तो क्या है, भिन्न का LCM का सूत्र क्या होता है, अंशों का LCM, यानी हमें 5 6 3 का LCM निकाल देना। 5 6 3 का LCM निकालने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या उसको देखिए क्या अन्य से कट रही है, आप कहेंगे सिर्फ 3 से कट रही है, 5 से नहीं कट रही, तो फिर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 दूना 12 कटेगी, 6 3 18 कटेगी, 6 चौको 24,
56 जैसे 30 ऐसी संख्या है जो 6, 5, 3 सबसे कटेगी, तो 30 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बटे में। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे एचसीएफ नीचे का निकालना है तो 56। जब भी दो संख्याएं ऐसी आ जाए जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए तो हमेशा उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, भले कितनी भी संख्या हो, आगे 2, 7, 8, 10, 12 कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का गैप अगर 1 आ गया तो समझ जाइए कि वहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी एचसीएफ वहाँ पर कुछ भी नहीं निकल पाता है, तो इसलिए 1 माना जाता है, क्योंकि 1 गुणे के रूप में होता है। क्लियर, 30 बटे में 1, 30, ये आपका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर कह रहा है कि वैल्यू कौन सी होगी, दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, इधर का भी वर्ग और उधर का भी वर्ग। चलिए वर्ग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 8.7 का वर्ग करेंगे, इधर की कड़ी खत्म हो जाती है तो बचेगा क्या, 75.24 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं, और इसका अगर वर्ग करते हैं तो इसको तो डायरेक्ट हमें गुणा ही करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगी क्योंकि ट्रिक यहाँ पर इसमें काम नहीं करेगी। दो पार्ट में अगर डिवाइड करके निकालते तो फिर 71 का मैटर होगा, 71 का वर्ग भी दिक्कत होगी करने में, तो इसीलिए डायरेक्ट गुणा कर ले, तो उससे आसानी से उससे कम समय में हो जाएगा। अगर हम ट्रिक बाई ट्रिक लगाते हैं तो 2-3 ट्रिक लगानी पड़ जाएगी। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि गुणा कर लेते। 1, 7, 8, 7 एक अन्य 7, 7 7 49, 7 बड़े 56, 60, 8 एक अन्य 8, 8 7 56, 8 64, 64 5 59, जोड़ लीजिए तो आपका बचा 1, 7 दूना के 14, 14 का मतलब 10, 10 10 20, 20 6 26, 26 6 हुआ, यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, और 9 6 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना हो गया, ये 15, 9 6 15, यहाँ पर लग रहा है गड़बड़, ये 69 होगा, यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए 28 64, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आपका कितने अंक के बाद है, 4 अंक के बाद, दोनों में 2 है, तो यहाँ पे 75.8641 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, आप कहेंगे कि 75.8641 में से 75.24 घटा देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ये आपका दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पर यही 2 अंक तक ही है, तो ये 41 तो हर हाल में घटेगा ही, इतना ही आ जाएगा। बाकी 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और ये आपका 6, यानी 0.6241 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना था, तो कैलकुलेशन की स्पीड तो अच्छी होनी चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन, जब भी ऐसे सीरीज दे करके सम पूछे तो आपको बस एक चीज़ ध्यान देना, ये कि क्या ये जो पैटर्न चल रहा है ये बराबर है कि नहीं। जैसे 7 7 7 7 7 7 7, ये अगर बराबर है, जैसे 9 9 9 हो, 9 9 9 हो, 9 9 हो, या कोई भी संख्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो जितनी बार वो आए उतनी बार यहाँ पर देखिए 4 बार है तो 4 लिख करके गुणे के रूप में लिख दीजिए, उसके बाद प्लस बना दीजिए। अब आपका मैटर है 1 बटे में 5, 2 बटे में 5, 3 बटे में 5, 4 बटे में 5 का। यहाँ पर अगर दोस्तों बटे में जैसे मान ली अलग अलग वैल्यू रहती है, यहाँ पर तो 5 5 सब में दिया है तो और आसान है ये क्वेश्चन। अगर नहीं रहती तो फिर एलसीएम लेकर के आप जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली 5 सब में दिया हुआ तो 5 आपका हो जाएगा। जब भी आप जानते हैं हर इक्वल हो तो क्या कहते हैं, अंश को डायरेक्टली जोड़ लेते हैं, तो 1 2 3 3 6 4 10 हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 2 3, 7 चौको 28 31, प्लस ये 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी 3110। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है 2 भिन्न का योग 7 बटे में 4 है, यानी कि x प्लस वाई, अगर एक भिन्न x है दूसरा y है तो इसका योग कह रहा है कि 7 बटे में 4 है। कह रहा है यदि उनमें से एक 5 बटे में 3 हो, मान लेते कि x की वैल्यू 5 बटे में 3 दी हुई है, कह रहा है कि दूसरा भिन्न क्या होगा, क्या कह रहा है, दूसरे भिन्न का मान। तो y की वैल्यू पूछ रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटे में 4 माइनस 5 बटे में 3। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, हालांकि ग्रुप डी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 पर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए शेषफल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 20 में 3 से अगर भाग दिया तो शेषफल आपका क्या होगा, जितनी बार पहले जाएगा पूरा पूरा उतना ले जाएंगे, मतलब ज़्यादा ना हो कम ही हो। आप कहेंगे 3 छक्का 18 बार ले गए तो आपका कितना शेष रह जाएगा, 2। ये जो 2 बच रहा है यही आपका रिमाइंडर होता है, शेष होता है। वो तो आपको पता होगा, अगर शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा पूरा, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे ये टॉपिक हैं। तो यहाँ पर चूंकि पावर के रूप में दिया हुआ, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, क्योंकि अगर आप फैला करके सोल्व करेंगे तो सोल्व करते ही रह जाएंगे और आंसर आता ही रह जाएगा। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि n-1 टू दी पावर अगर r है और बटे में n है तो हमेशा क्या होगा, अगर 2 कंडीशन बनती है। एक तो अगर r जो है पावर सम है और एक पावर भी सम है। अगर पावर सम है तो दोस्तों आपका रिमाइंडर जो होगा वो 1 होगा, अगर पावर विषम है तो रिमाइंडर आपका n-1 होगा। बस चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पहले तो 19 को n-1 के रूप में यानी 20 के रूप में बदलेंगे, तब ना थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आप कहेंगे कि 20 - 1 बराबर 19 होता है। बस हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया।
देखिए अब आप देखिए पावर क्या है, ये 300 सम है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, आप कहेंगे 1 होगा, यही आपका आंसर होगा। अगर पावर 299 होता तो उस कंडीशन में इसका रिमाइंडर क्या हो जाता, 19 हो जाता, यानी n-1 होता, यानी 20 - 1 यानी 19 होता। तो हमें तो यहाँ पर 300 की वैल्यू निकालनी थी, तो दोनों चीज़ें हमने सीख ली। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। मान लेते हैं कि पूर्णांक उसका y है, पूर्णांक y। ठीक है, पहली परीक्षा में प्राप्तांक उसने x किया, ऐसे सोचिए कि उसका पूर्णांक क्या है, y है। पहली परीक्षा में क्या कर रहा है, पहली परीक्षा की बात कर रहा है, पहली परीक्षा में पूर्णांक y था और प्राप्तांक x था। तो यहाँ यानी कि x बटे में y, अभी x बटे में y मत लिखिए, ऐसे कीजिए। पहली परीक्षा में वो कह रहे 70% अंक मिले, 70% का मतलब ये हुआ कि 100 में से 70 अंक प्राप्त किए। 70% अंक का मतलब क्या हुआ कि 100 में से उसने 70 अंक प्राप्त किए किस पहली परीक्षा में। तो हम मान लेते हैं कि जो ये 70 है इसका क्या प्राप्तांक है, उसको x मान लेते हैं, और पूर्णांक उसका जो था पहली परीक्षा में 100 है, उसको हम y मान लेते हैं। यानी x बटे में y बराबर 70 बटे में 100। यहाँ पे अगर हम काट लेते हैं तो यहाँ से 7 बटे में 10 आएगा। बस इसको अभी रहने दीजिए, इसको मैं अभी आगे करूँगा तो कंफ्यूज में आप पड़ जाएंगे। पहले क्वेश्चन को फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक अन्य परीक्षा में उसे 25 में से 20 अंक प्राप्त हुए। कह रहा है कि दूसरी जो परीक्षा हुई उसमें कह रहा है कि 25 में से उसे 20 अंक प्राप्त हुए। कह रहा है कि यदि उसका कुल प्राप्तांक यानी पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा मिला करके उसका कुल प्राप्तांक कह रहा है कि 78% है, यानी कि 100 में से 78 नंबर उसने प्राप्त किए, किसमें, दोनों में मिला के, पहली और दूसरी परीक्षा में। तो दोस्तों दूसरी परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए और पहली परीक्षा में हमने माना है कि y में से x अंक प्राप्त किए, यानी कि कह सकते हैं कि y + 25, यानी कि दोनों परीक्षा का मिला करके पूर्णांक कितना हो गया, y + 25 हुआ कि नहीं। पहली परीक्षा में उस पूर्णांक y था और उसने दूसरी परीक्षा में 25 अंक प्राप्त किए, और पहली परीक्षा में उसका प्राप्तांक x था और दूसरी परीक्षा में उसने 20 अंक प्राप्त किए। तो दोनों मिला करके x + 20 बटे में दोनों परीक्षा का प्राप्तांक और पूर्णांक का रेशियो ये हो जाएगा, और यही बराबर कह रहा है कि 78% अंक प्राप्त किए। यानी कि दूसरी परीक्षा का जो टोटल यानी दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इस तरीके का समीकरण रिलेट कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ पर हुई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, ऐसे बस काम बन जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 100 का गुणा होगा, तो आप कहेंगे कि ये 100x हो गया और ये बराबर 100x + 2000 बराबर ये 78 का करेंगे तो 78y प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 78 का मतलब 25 बटे 200 0, और ये आपका हो जाएगा 25 × 7 = 175 1950 1950 2000 का मतलब बचा कितना, सिर्फ 50। अब 78y हमें निकालना क्या है, पहली परीक्षा में अधिकतम अंक कितने प्राप्त हुए, अधिकतम अंक क्या थे, यानी कि पहली परीक्षा का पूर्णांक कितना था, y था, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से x विलुप्त कर देंगे, तो x बराबर यहाँ से अगर पक्षांतर करें तो आप कहेंगे कि 7 बटे में 10 y होगा। तो यही से हम मान रखेंगे, इस x को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 10 से कटेगा तो आपका कितना बचेगा, 70y। इसमें मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके रखना हो, देखिए x की जगह 7 बटे में 10 रखेंगे तो 10 से 10 कटेगा, 70y हो जाएगा। 70y और ये आपका कितना है, 78y है। तो यहाँ पर पक्षांतर भी मैं कर देता हूँ, 78y - 70y बराबर 50 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, 8y बराबर 50, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे में 8, यानी कि 8 × 6 = 48 6.25। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई, मिलेगी शानदार धमाकेदार टिप्स अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।